हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। तो प्रोजेक्टाइल का तीसरा लेक्चर अपन आज शूट कर रहे हैं। पहले तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए हैं तो आपको अगर पहले से पढ़ें तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आप यहीं से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट ही करें तो इससे पहले आप 2 लेक्चर देख लीजिए ताकि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे बोर्ड लेवल तक तो 2 ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, यहाँ से थोड़ा हम लोग ठीक ठाक लेवल पे चलना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं पहले का 2 लेक्चर में जो ही पढ़ाया हूँ थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ, क्या क्या अपन पढ़ चुके थे। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी पार्टिकल को अपन थ्रो करते हैं ना, इस तरह से मान लो यहाँ से फेंका गया। सपोज अगर मैं किसी पार्टिकल को यहाँ से थ्रो कर दूं यूं ऐसे, जिसका वेलोसिटी सपोज u है, मान लो कि u वेलोसिटी से थ्रो करा गया है, ओके। और मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि सर इसका एंगल थीटा है, मान लो इस x एक्सिस यहाँ है और दिस इज y एक्सिस, राइट। तो सर थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को अगर थ्रो करा जाएगा तो थ्रो करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो इसका, भाई पिछले का लेक्चर मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर आप देख लीजिए, इसके बाद ही यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने क्या बताया था कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे जो कि पार्टिकल ने कवर करा है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण, तो यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसे अपन r से डिनोट करते थे, राइट। नाउ इसके बाद मैंने बताया था कि पार्टिकल कितना ज्यादा ऊपर गया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी कवर्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल। तो मैंने बताया था कि भाई कुछ यूं ऐसे इतना ऊपर तक गया है तो सर इस चीज को अपन मैक्सिमम हाइट बोलते थे, दैट इज एच मैक्स, ओके। नाउ दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एट विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, राइट। नाउ इसके बाद मैंने बताया था कि यहां से पार्टिकल को यहां तक आने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड, जरा ध्यान से देखना आप, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा था दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। नाउ इसके बाद पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में, टॉप से बॉटम तक आने में जो टाइम लगा था, टॉप से बॉटम तक आने में जो टाइम लगा था दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। मैंने इसे बोला था कि सर टाइम ऑफ एसेंट है और मैंने इसे बोला था टाइम ऑफ डिसेंट है, ओके। नाउ फिर मैंने क्या बोला था कि सर पार्टिकल अगर यहां से यहां तक टोटल जर्नी कंप्लीट कर ले और इसके बाद अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना टाइम लगा, तो सर इस टाइम को अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। टोटल जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के सम के इक्वल था, राइट। यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट है, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट है, तो दोनों को सम कर देंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम मिल जाएगा, ओके। नाउ इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और चीज देखे थे कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। फिर दोनों में कुछ रिलेशंस भी हम लोग देखे थे, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितना होता है, ये सारी चीजें। तो अपन एक एक चीज को मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या देखा था, एक तो यहाँ से यहाँ तक जो भी था पाथ, इस पाथ को अपन ट्रेजेक्ट्री बोलते थे एंड दैट इज कॉल्ड, इसके इक्वेशन को कहते थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके। फिर से मैं बोल रहा हूं, डिटेल में इस चीज को सीखने के लिए आपको पहले का 2 लेक्चर देखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद आप यहां से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, सारा क्वेश्चंस बनेगा, है ना। चलो देखते हैं अपन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या देखा था मैंने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा था कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू x माइनस 1, एक मिनट, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहां तक अपन बात करे थे फर्स्ट लेक्चर में,
जहां पे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को अच्छे से डिराइव करके बताया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स कहीं भी आर्बिट्ररी कोई पॉइंट है, एक्स पोजीशन जो एक्स एक्सिस में कहीं पे भी, यहाँ पे पार्टिकल है तो एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट गया। आर हॉरिजॉन्टल रेंज है पूरा पूरा, मैंने वहां डिस्कस करा है। वाई कहीं भी कोई भी पॉइंट का, कहीं मान लो कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, मान लो सपोज यहाँ पी एक्स कॉमा वाई है, तो दोनों में रिलेशन हमें पता चल रहा है कि एक्स कॉमा वाई में क्या रिलेशन है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे दे रहा था। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करने का एक और तरीका था हम लोग के पास, ऐसे भी मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, भाई बात ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को है ना इस तरह से भी लिखकर कहीं कहीं तो डायरेक्ट यूज करते हैं अपन, यहीं से इस चीज को डिराइव करे थे एक्स टेन थीटा को कॉमन लेकर, आपको याद होगा। नेक्स्ट मैंने बताया था टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट का जो फॉर्मूला था दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, और आपको पता ही होगा कि टाइम ऑफ डिसेंट जो था है ना, उसका ही फॉर्मूला यही आने वाला था, यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता था कि सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को ऐड करके आता है, तो दोनों ऐड करने पे आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, अगर किन्हीं का अच्छे से कंप्लीट है तो भाई वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे से आप टॉपिक देखना स्टार्ट करना, जहां से मैं स्टार्ट करूंगा इसमें पढ़ाना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे इसके बाद, तो मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज का ही फॉर्मूला डिराइव करा था, एंड दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड एच मैक्स का जो फॉर्मूला था दैट इज, एच मैक्स का जो फॉर्मूला था दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। ओके, कुछ ऐसा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। और मैंने ये भी बताया था कि जो आर मैक्स होता था, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा था 45 डिग्री हो गया था। आपको याद होगा कि 45 डिग्री पे जो आर मैक्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो मैक्सिमम होता है ना। इतना सारा मैंने कर लिया था। अच्छा, लास्ट टॉपिक था कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा उस टाइम, है ना, मतलब एट आर मैक्स पे पार्टिकल का अगर एच मैक्स की बात करें तो वहां से हम लोग रिलेशन निकाल लिए थे, एंड रिलेशन निकालने के लिए हम लोग ये देखे थे कि एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 4 होता था। आर में, चलो मैं इस 4 को कुछ ऐसा लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ ऐसा मैंने इतने यहां तक डिराइव कर दिया था। आप यहां से भी देख सकते हो कि किस तरह से, अगर 45 डिग्री इसमें रख दूं मैं, तो 45 डिग्री को आप देख लो, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2, 2 2 जा 4, तो यू स्क्वायर अपॉन जी अपॉन 4, तो आर मैक्स अपॉन 4 हो जाएगा। ओके, यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल अगर किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो करा जाए किसी एंगल थीटा पे, तो वहां पे एच मैक्स और आर मैक्स, सॉरी आर नहीं, आर मैक्स नहीं, आर हॉरिजॉन्टल रेंज और एच मैक्स में क्या रिलेशंस आएगा। तो आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक पार्टिकल को थ्रो करा गया है, और पार्टिकल इस तरह से थ्रो हो रखा है कि सपोज ऐसा कुछ है। ओके, नाउ मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, हेडिंग टॉपिक का, कि हम लोग ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज आर, ओके, एंड मैक्सिमम हाइट, जो कि एच मैक्स लिख रहा हूं मैं, है ना, ऐसा कुछ, यही
आज का टॉपिक हम लोग का अभी है फिलहाल, इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे ही, जो कि इसी में कुछ कुछ आगे रिलेशंस देखेंगे। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो करा गया है, किसी पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया है और एंगल कितना है, थीटा एंगल है। ओके, अगर एंगल थीटा पे किसी पार्टिकल को थ्रो करा गया है तो मैं मान ले रहा हूं कि यहां से यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कवर करा उसको मैं r लिख ले रहा हूं, और मैं यहां से यहां तक मैं मान कर चल रहा हूं कि दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। सो मैं इस चीज को h मैक्स बोलने वाला हूं, h मैक्स हो गया। ओके, यहाँ तक ये पार्टिकल का टॉप वाला पोजीशन है और कुछ ऐसा है। मुझे पता है कि u का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता था जो कि ux होता था, एंड ux इज व्हाट, दिस इज u cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता था, आपको याद होगा uy होता था, और uy जो है ये होता था u sin थीटा। ओके, कुछ ऐसा होता था। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि सर देखो, अगर कुछ इस तरह से पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा जाए और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। आपको ये भी मालूम होगा कि सर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन z होता है, नीचे की तरफ इसको पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप नेगेटिव भी ले लोगे तो आंसर वही आएगा। सेम चीज मैं हर बार g को नीचे नेगेटिव मानकर चल रहा हूँ, नीचे नेगेटिव मानकर चलूंगा। और आपको ये भी पता था कि x डायरेक्शन में सर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 के बराबर होता है। तो मुझे ये भी पता चला कि अगर y डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी सिर्फ y डायरेक्शन का, माने y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही चेंज करने वाला है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पार्टिकल कहीं भी हो, x डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ही होने वाला था, है ना। चलो खैर, उस चीज का आगे यूज करके दिखाएंगे आपको कि क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि सर r हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला था, तो मैंने डेराइव कराया था और अभी आपने देखा भी कि सर हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। तो सर r का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ तो मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, और साथ में ये भी मुझे पता है कि सर जो h मैक्स होगा सर, इसका फॉर्मूला होने वाला है h मैक्स का, अभी मैंने आपको बताया भी है कि सर h मैक्स जो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। तो यहाँ पे h मैक्स का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ h मैक्स, राइट। कुछ इस तरह से फॉर्मूला h मैक्स का हो गया। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, वही अपन रिलेशन देखने वाले हैं। तो आप देखें जरा, मैं इससे थोड़ा सा और इधर कर दे रहा हूं। ओके, राइट नाउ। तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ऐसी देख ले आपकी, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, है ना, एक दूसरे को डिवाइड कर दूं, रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो रेशियो की जैसी मैं बात करूंगा तो मैं डिवाइड कर दे रहा हूं कि आप देख लीजिए, h मैक्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल रेंज से। h मैक्स क्या है, तो सर मेरे पास h मैक्स था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, और डिवाइड करने का मतलब मैं कुछ यूं ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं कि डिवाइड h मैक्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, h मैक्स दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z एंड डिवाइडेड बाय r। तो डिवाइडेड बाय r का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, कुछ ऐसा मैंने डिवाइड करा। आपको भी पता है कि सर जिस दिन मैं h मैक्स अपॉन r लिखूंगा ना,
तो सर यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो इधर वाला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ओके, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जी तो कैंसिल होने वाला है, यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया, तो ऊपर देख लो, ऊपर क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बच गया मेरे भाई, नीचे 2 है। ओके, और क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को मैं लिख दूं क्या, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा कि सर, अगर जिनको नहीं पता होगा देख लो, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, आपको फॉर्मूला तो पता ही रहना चाहिए। ओके, तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहां से मैं एक साइन थीटा को तो कैंसिल कर सकता हूं, तो बच क्या गया मेरे भाई, बच क्या गया, देखो यहां पे बचा एच मैक्स अपॉन आर एंड दैट इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन 2 टू जा 4 तो है, 1 अपॉन 2 टू जा 4 तो दिख रहा है आपको, ऊपर 1 है और 2 टू जा 4, ऊपर में साइन थीटा भी है और नीचे कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, आपको मालूम ही होगा टैन थीटा होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एच मैक्स अपॉन जो आर है, दिस इज नथिंग, इट इज ओनली टैन थीटा अपॉन 4, इट इज ओनली टैन थीटा अपॉन 4। ओके, मैं इसको ऐसे अगर लिखूं तो मैं भी बोल सकता हूं कि अगर 4 इधर आ जाए तो 4 यहाँ डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैं करूंगा तो 4 एच मैक्स 4 इंटू या 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स इज इक्वल टू tan थीटा इंटू आर, या मैं लिखूं कि r tan थीटा। ध्यान रखना मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया है ना, इस तरह से। ओके, यहां से आप एच मैक्स भी सिर्फ लिख सकते हैं कि एच मैक्स इज इक्वल टू r अपॉन 4 इंटू टैन थीटा, r अपॉन 4 इंटू टैन थीटा, है ना। इस फॉर्मूले को अपन आगे यूज करेंगे, है ना, जब क्वेश्चंस बनाएंगे उस टाइम अच्छे से यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज करा जाता है, और रिजल्ट यूज करने से चीजें शॉर्टकट होगी नहीं, वरना आपको इतना सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो एच मैक्स दैट इज इक्वल टू r अपॉन 4 इंटू टैन थीटा, अगर आप इसको कॉट थीटा में चेंज करोगे तो इसको कॉट थीटा में भी चेंज करके लिखा जा सकता है, वैसे इतना काफी है, आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो आप इसको ठीक से देखो, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं क्या कि सर एच मैक्स इज इक्वल टू आर हो गया अपॉन टैन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा मैं लिख दूं 4 एंड टैन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट थीटा, सो दिस एच मैक्स इज इक्वल टू आर 1 जा आर हो गया और नीचे 4 इंटू कॉट थीटा, तो 4 इंटू कॉट थीटा, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको याद भी रखो, यहीं से काम हो जाएगा। हालांकि मैं तो इसी इक्वेशन को याद रखता हूं, आप भी मैं सजेस्ट करूंगा इसी को याद रखो कि 4h मैक्स इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा, या आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ओके, तो ये तो रिलेशन हुआ, है ना। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो क्या पढ़ने हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से देखना भाई, है ना। इससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, तो जरा देखना। मैं इस बार जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, कुछ ऐसा, चलो मैं लिख दे रहा हूं पहले टॉपिक का नाम, क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, when two particle when two particle when two particles two particle are when two particle are thrown at complementary
एंगल विथ सेम स्पीड या विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम वेलोसिटी। अच्छा, आपको तो पता ही होगा सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहां बता दे रहा हूं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है, एक और होता है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल होता है कि अगर कोई दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोई बोल रहा है, लेट से कि एक एंगल θ1 है एंड दूसरा एंगल θ2 है, मैं बोल रहा हूं ऐसा कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, या मैं बोलूं कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर दोनों थीटा को मैं ऐड करूं और ऐड करने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, मैंने θ1 और θ2 अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, और अगर सप्लीमेंट्री है तब θ1 और θ2 को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो θ1 θ2 को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, और अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक है आपका, यहाँ पे जो टॉपिक है ध्यान रखना है, हालांकि टॉपिक से थोड़ा अलग हो गया है ना, ये बात आप ध्यान रख लेना। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने इससे बता दिया कि अगर आप किसी को नहीं पता होगा तो ध्यान रख लेना। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि किसी दो पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करा गया है कि दोनों का जो जब एंगल मैं जोड़ूं, दोनों का अगर मैं एंगल जोड़ूं, ओके, दोनों का अगर मैं एंगल जोड़ूं तो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, कुछ ऐसा। सपोज यहां पे ऐसा है, आगे आपको पता चलेगा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जाता है तो दोनों को हॉरिजॉन्टल लेंथ सेम होता है, इसलिए मैं यहीं तक इसे डाल रहा हूं। आपके मन में डाउट होगा कि सर एक वेस्टोन को अगर एक पत्थर को थ्रो करेंगे तो यहाँ पे गिरेगा, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आप फेंक रहे थे यहीं गिरेगा? तो बिल्कुल हाँ, ये आगे अभी थोड़ा सा आगे का डेरिवेशन में आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल वहीं गिरने वाला है। वही तो आज का टॉपिक है ना। देखो बच्चों, अगर आप किसी एक पार्टिकल को सपोज ऐसे थ्रो कर दिया आपने, और इस पार्टिकल का आपने वेलोसिटी कुछ भी रखा, मान लो इसका वेलोसिटी आपने रखा सपोज v1 वेलोसिटी रखा। ओके, इस पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं, अच्छा दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ओके, तो सपोज u ही ले लेते हैं, चलो u ही वेलोसिटी से अपन थ्रो कर रहे हैं उस पार्टिकल को। नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसका ही वेलोसिटी सेम ही है, उसका भी वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन अलग वाले पार्टिकल को फेंका गया है तो उसका जो वेलोसिटी है उसको भी अपन u ही मानकर चलेंगे, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम ही है। तो एक का वेलोसिटी u, दूसरा का वेलोसिटी u, लेकिन अलग अलग एंगल पे थ्रो करा गया है, अलग अलग एंगल पे थ्रो करा गया है। इसका मतलब कि आप देखें कि पहला वाला जो फर्स्ट पार्टिकल है, मैं ऐसा बोल दे रहा हूं कि इस पार्टिकल को θ1 पे थ्रो करा गया था। पहला वाला जो पार्टिकल है उसको कितना पे, θ1 पे थ्रो करा गया था, राइट। नाउ जो सेकेंड पार्टिकल है अपना, सेकेंड पार्टिकल मैं मानकर चल रहा हूं कि जो सेकेंड पार्टिकल है सर, सेकेंड पार्टिकल जो एंगल यहां से थ्रो करा गया तो सेकेंड पार्टिकल का जो एंगल थ्रो हुआ दैट इज θ2, है ना, जिसको अपन θ2 पे थ्रो करें। दो पार्टिकल था, एक को θ1 पे थ्रो करा गया u वेलोसिटी से, सेकेंड को θ2 पे θ1 एंड सेकेंड पे θ2 पे फेंका गया है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, u ही है। ओके, लेकिन कुछ इस तरह से फेंका गया कि एक अपना जो मैक्सिमम हाइट है कुछ यूं ऐसे अटेंड करता है और इसके मैक्सिमम हाइट को
क्योंकि एंगल थीटा 1 था, इसलिए मैं इसको h1 में लिख दे रहा हूं, h1। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल 1 which have angle theta 1 and maximum vertical displacement, that is called maximum height, that is h1। okay, now the second particle देखो मैं थोड़ा सा यहाँ गैप दिखा रहा हूँ, वैसे तो गैप नहीं होगा क्योंकि दोनों का टॉप सेम ही अलाइन ही होगा, सेम ही लाइन पे लाइज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा हूँ, एक को थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई मैक्सिमम हाइट है, मैं थोड़ा सा अलाइन नहीं हो, मैं थोड़ा सा गैप दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके, दिखाई दे आपको। एंड दिस इज कॉल्ड H2। यहाँ पे इसका एक टॉप है, सेकेंड टॉप यहाँ पे है। ओके, और आपको पता ही होगा दिस इज x एक्सिस एंड नाउ दिस इज y एक्सिस। ओके, रेंज आप देखोगे तो दोनों का रेंज सेम है, दोनों का रेंज, हालांकि ये चीज तो अपन देखने वाले हैं, लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि फर्स्ट पार्टिकल जो भी हुआ होगा, है ना, तो उसका रेंज R1 है और सेकेंड पार्टिकल का रेंज R2 है। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि एक का रेंज R1 है। ओके, ध्यान से देखना, मैं मान ले रहा हूं कि एक का रेंज R1 है और सेकेंड का रेंज R2 है। मुझे पता नहीं, हो सकता कहीं और, वैसे फिगर में मैं जान रहा हूं इसीलिए मैंने ऐसे फिगर बनाया, आपको भी अभी पता चल जाएगा। लेकिन R1 R2 सेम होने वाले, लेकिन मैं कुछ देर के लिए ऐसा मान ले रहा हूं कि पार्टिकल कहीं इधर गिरा होगा, इधर गिरा होगा, है ना, R1 और R2, ठीक है, लेकिन मुझे पता है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। ओके, नाउ तो यहाँ पे अब इसको अगर ठीक से देखें तो मैं सबका अलग अलग पार्टिकल, दोनों पार्टिकल का अलग अलग रेंज और सारा निकाल कर देखता हूं। मुझे पता है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये बात तो गिवन है, एक बात तो गिवन है कि सर थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है सर। ओके, अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, सो मैं बोल सकता हूं तब तो सर थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करोगे तो सर 90 डिग्री के, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो सर π/2 के बराबर आने वाला है, दैट इज 90 डिग्री के इक्वल होने वाला है ना। अच्छा सर कॉम्प्लीमेंट्री है तो थीटा 1 थीटा 2 का समेशन 90 डिग्री के इक्वल आएगा, बिल्कुल सर। तो सर थीटा 1 और थीटा 2 का समेशन 90 डिग्री आने वाला है, तो जिस दिन सर थीटा 2 या थीटा 1 को निकालना पड़ जाए तो मैं थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का थीटा 1 लिख सकता हूं। बोला हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब मैं दोनों पार्टिकल का अलग अलग एक एक चीज कैलकुलेट करके कोशिश करता हूं। हालांकि याद रखना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 अपन सपोज कर ले रहे हैं, वो तो अलग अलग टाइम लगेगा ही एक का, ठीक है, हाइट दोनों का अलग अलग होगा, रेंज देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो हम लोग रेंज ही कैलकुलेट करने वाले हैं कि नाउ अगर मैं रेंज R1 कैलकुलेट करूं, अगर मैं रेंज R1 कैलकुलेट करूं, R1 क्या है, R1 इज द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द पार्टिकल 1। ओके, नाउ R1 आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी रेंज का फॉर्मूला बताया था कि u² sin 2 थीटा अपॉन g, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा अपॉन g। ओके, तो u² sin 2 थीटा अपॉन g, इसका मतलब सर वेलोसिटी तो u है तो सर u² ही हो जाएगा sin 2 थीटा। सर थीटा पहला पार्टिकल के लिए 1 है तो मैं लिख दे रहा हूं थीटा 1 अपॉन g, कुछ ऐसा हो गया जो कि R1 रेंज निकल कर आया। अच्छा, अब सर R2 निकालो, तो सर R2 कैन बी रिटन एज u² sin 2 थीटा 1 के जगह पे जो सेकेंड एंगल है, एंगल मेड बाय द पार्टिकल सेकेंड या पार्टिकल 2, दैट इज थीटा 2, सो u² sin थीटा 2 अपॉन g हो जाना है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं सर, मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं क्या
u स्क्वायर साइन 2, सर थीटा 2 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा 1, यस यस सर। तो सर थीटा 2 को मैं लिख दूं 90 डिग्री माइनस का थीटा 1 अपॉन जी है। और आपको पता है जो सर R2 आने वाला है, R2 आने वाला है सर रेंज 2 सेकेंड पार्टिकल के लिए, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर एंड साइन u स्क्वायर साइन, सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 90 डिग्री सर 180 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, माइनस का 2 थीटा 1 हो जाएगा सर, 2 थीटा 1, 2 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अपन सर, अपॉन जी हो गया। अच्छा अच्छा ओके सर। सर यू स्क्वायर को अपन यू स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, यू स्क्वायर को अपन यू स्क्वायर लिख रहे हैं सर। साइन है, ओके साइन 180, आप देखो कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम में सर 180 यहाँ पे आता है सर, यहाँ से ऐसे घूमेगा यहाँ 180 आएगा सर, 180 यहाँ पे आएगा, 180 में से कुछ घट रहा है सर, घट रहा है तो सर पीछे चले जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है सर, तो पॉजिटिव साइन 180 पे नो चेंज होता है, तो साइन को मैं साइन ही लिख दे रहा हूं। ओके, एंगल 2 थीटा 1 है तो 2 थीटा 1 लिख दिया, और अपॉन में क्या हो गया सर, जी हो गया। अच्छा सर R1 भी तो वही था, R1 भी तो वही था सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और R2 भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा 1 अपॉन जी। इसका मतलब R1 और R2 क्या हो गए, इक्वल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल आने वाला है, तो मैं यहाँ पे अब बोल सकता हूं, मैं यहाँ पे अब बोल सकता हूं कि अगर किसी दो पार्टिकल को फेंक थ्रो करा जाए, अगर किसी दो पार्टिकल को आप थ्रो करते हो और उनका जो एंगल है, उस एंगल का अगर समेशन मान लो एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो करा जाए u वेलोसिटी से, और सेम वेलोसिटी से दूसरा पार्टिकल को थ्रो करा जाए, है ना, लेकिन एंगल एक का थीटा 1 हो जाए और सेकेंड का एंगल थीटा 2 है, और अगर थीटा 1 और थीटा 2, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हो जाए, देन तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक जो एक का रेंज R1 था और एक का रेंज R2 था, तो सर R1 और R2 इक्वल हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं, आप देख लो यहाँ पे R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दोनों इक्वल ही हैं, बोले तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी कर लो, या फिर आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी कर लो, बात तो बराबर ही आने वाला है, 2 थीटा 1 या 2 थीटा 2, है ना, तो एक ही बात होगा। इसमें भी अगर यहाँ पे सपोज सेकेंड का निकालते थीटा 2, और वहां पे अगर आप 90 माइनस थीटा 1 करते तो सेकेंड मल्टीप्लाई करके वही आने वाला था, तो किसी का भी थीटा आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, रेंज आपको सेम ही मिलेगा, रेंज आपको सेम ही मिलने वाला है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखना, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ कि सर R1 R2 को अलग अलग न लिख कर मैं लिख दे रहा हूँ R1 R2 इज इक्वल टू R1 R2 इज इक्वल टू R हो गया, R1 R2 इज इक्वल टू क्या हो गया सर, R हो गया, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल ही है सर। ओके, अच्छा दोनों के दोनों का रेंज इक्वल है, बिल्कुल सर इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हेंस मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर दो पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करा जाए तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आता है, सेम आता है। अच्छा, इसका मतलब सर, इसका मतलब कि इफ वी थ्रो if we throw two particle at complementary angle, at complementary angle, then both particle have
इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अगर आप किसी दो पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करेंगे तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आने वाले है, सेम आने वाला है। ये बात आप याद रख लेना कि सर हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम आएगा। ओके, अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा छोटा सा एक चीज यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। हालांकि इसमें और भी बातें तो पढ़ेंगे ही अपन, लेकिन मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी पार्टिकल को सपोज कुछ इस तरह से पार्टिकल ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक पार्टिकल को सपोज मैं मान लेता हूँ कि ऐसे थ्रो करा गया। ओके, कुछ इस तरह से पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया यहाँ से यहाँ तक, और मैं मान लेता हूँ कि सपोज जो भी पार्टिकल को थ्रो करा गया है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। देखना जरा, अब मैं मान लेता हूँ कि अगर पार्टिकल को थ्रो करा गया है तो वेलोसिटी जो पार्टिकल का है u वेलोसिटी ही मैं ले लेता हूँ कि u वेलोसिटी से थ्रो करा गया है और एंगल थीटा ही है। सपोज थ्रो करते करते मान लो किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा और पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, इसका वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ v, अगर वेलोसिटी v हो गया होगा तो यहाँ पे अगर आप देखो ठीक से वेलोसिटी v हो गया किसी टाइम t पे, यहाँ से चलते चलते t टाइम में यहाँ पहुंचा पार्टिकल, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी y डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं यहाँ का एंगल सपोज अगर मैं यहाँ का एंगल इस एंगल को अल्फा बोल दूं कि अल्फा एंगल पे अभी है पार्टिकल, तो यहाँ पे जो vx होगा ये क्या हो जाएगा, v का अल्फा के साथ जो कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा, और y कंपोनेंट जो आएगा आपको पता है कंपोनेंट तोड़ने तो आता ही होगा, v का इधर वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू vx, क्या हो जाएगा v sin अल्फा। आपको ये भी पता है कि सर एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में है जो कि g है, लेकिन सर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है। सो x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, तो जो v cos थीटा दिख रहा है ये सर वही है। अगर इसको u से फेंका गया था तो इधर u cos थीटा आ रहा था x डायरेक्शन में, और जो y डायरेक्शन में uy था सर जो कि u sin थीटा था। सर y डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज करेगा जाते जाते, x डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होएगा हर एक जगह सर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप देखोगे तो सर x डायरेक्शन वेलोसिटी वही रहने वाला है ux। यहाँ अगर ux है सर तो यहाँ भी ux ही होगा, यानी यहाँ भी सर ux ही होने वाला है, यानी v cos अल्फा u cos थीटा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा सर, u cos थीटा के इक्वल आने वाला है। v cos अल्फा सर u cos अल्फा के इक्वल आने वाला है, बिल्कुल कहीं पे भी x डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अच्छा सर एक चीज और है कि अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करूं कि सर इधर वेलोसिटी v था, नेट वेलोसिटी था, इसका x कंपोनेंट इधर था दैट इज vx, और y कंपोनेंट इधर था सर, y कंपोनेंट कुछ इस तरह से था दैट इज vy। ओके, vx एंड vy। तो सर यहाँ पे अगर vy को उठाकर मैं यहाँ रख दूं तब भी वही बात है, वेक्टर आपने पढ़ा होगा है ना, स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर, तो vy इसको लिखें या vy इसको लिखें, एंगल यहाँ अल्फा था, तो कभी किसी टाइम t पे पार्टिकल चला जाए उसका नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मैं एंगल भी निकाल सकता हूँ कि कितना एंगल पे पार्टिकल था। यहाँ से मैं अगर tan अल्फा निकाल लूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है सर vy और बेस है vx, बेस क्या है सर vx है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो tan को उधर भेज दो सर, तो सर tan इनवर्स इज इक्वल टू vy अपॉन vx हो जाएगा सर, कुछ ऐसा। अच्छा यानी किसी टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी तो बता ही सकते हैं और पोजीशन भी बता सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको निकालना हो, थोड़ा ध्यान रखिए ये वाला पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद टॉपिक ऐसे चल रहा है। ओके अभी थोड़ा सा देखना, अगर मैं बोलूं कि किसी
टाइम टी पे पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी निकाल कर दिखाओ वेक्टर फॉर्म में, मतलब एट टाइम टी वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल की अगर अपन बात करें किसी टाइम टी पे वेलोसिटी और उस पार्टिकल का पोजीशन की बात करें, ध्यान रहे किसमें, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं, कंपोनेंट फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो सपोज कुछ ऐसा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन में और वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि u था, एंगल थीटा था। ओके, किसी टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी v रहा होगा, तो इसका एक तो इधर वाला पोर्शन x डायरेक्शन में दैट इज vx, जो कि अगर एंगल अल्फा है, अगर एंगल अल्फा है तो एक तो हो जाएगा v cos अल्फा जो कि बराबर है यहाँ वाला u cos थीटा के, u cos थीटा के, और इधर vy हो जाएगा सर। और vy जब होगा सर तो यहाँ तो इनिशियल टाइम में u sin थीटा था सर, लेकिन यहाँ पे अल्फा एंगल है तो सर नेट वेलोसिटी v है तो v के साथ सर साइन लगने वाला है और अल्फा हो जाएगा, ये चेंज करेगा सर। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था इसीलिए चेंज नहीं करा, u cos थीटा ही रह गया, लेकिन y डायरेक्शन में v sin अल्फा आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेट वेलोसिटी लिखूं तो v नेट इज इक्वल टू v, किसी टाइम t पे मैं लिख रहा हूं ध्यान रखना, तो vx के साथ i कैप लगा दूंगा, vy के साथ j कैप लगा दूंगा। ओके, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर vx जो है कुछ और नहीं ux ही है, इसको ऐसे लिखें, या फिर v नेट हालांकि वेक्टर फॉर्म में है इज इक्वल टू vx दैट इज इक्वल टू दैट इज v cos अल्फा लिखें तो मैं यहां लिख सकता हूं v cos अल्फा के साथ i कैप, और vy जो है v sin अल्फा के साथ j कैप, या तो ये लिखें, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v नेट इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस v sin अल्फा j कैप। ओके, कुछ आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, तो अगर v नेट के मैग्नीट्यूड की बात करें ना, इसको अपन ऐसे v नेट भी सिंपली लिख सकते हैं। तो आपको पता ही होगा क्या होता है अंडर रूट ऑफ आई कैप के पीछे वाला का स्क्वायर, बोले तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब देख लेना आप, जो भी vx vy होगा उसको पुट करके वहां पे मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। मैं अब थोड़ा सा पोजीशन पे भी बात कर लेता हूं कि उसी टाइम t पे पार्टिकल का पोजीशन क्या रहा होगा, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में पोजीशन को लिखूं तो पोजीशन एट टाइम t पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो जरा देखना क्या होने वाला है। मुझे पता है कि सर एक्स डायरेक्शन में जो था, आपको पता होगा, आपने फर्स्ट लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको पता था वहां पे u cos थीटा इंटू टाइम t आता है, तो u cos थीटा इंटू t हो गया। आपको ये पता है कि टाइम निकालना है तो वेलोसिटी, टाइम अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस अपन वेलोसिटी करना होगा। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस x था, वेलोसिटी u cos थीटा था, तो ऐसे मैंने कर दिया है ना। तो यहां से निकाला जाता था तो v u cos थीटा को इधर ले आकर मल्टीप्लाई में कर दिया। आप अगर नहीं समझ में आया तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। तो x तो निकल गया एंड y भी अपन निकाल लिए थे। एंड y की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू क्या था, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा ac इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर अपन लगाए थे। तो आपको पता था कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन y था जो कि g था, और इसको नेगेटिव मान के चल रहे थे। तो इस केस यहाँ से हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, फर्स्ट लेक्चर में जाके देख लेना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, u साइन थीटा इंटू टाइम t माइनस का हाफ g t स्क्वायर। अब मैं अगर पोजीशन
को मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर को अगर मैं आर वेक्टर डिनोट कर रहा हूं तो आर वेक्टर which is representing the position vector, okay? तो r is equal to x I cap plus y j cap. x में कितना गया उसके साथ i cap लगता है, y में कितना गया उसके साथ j cap लगता है, z होता तो k cap लगता. Now this r जो कि पोजीशन वेक्टर है कैन बी रिटन एज x. x is what? This is u cos theta times of t के साथ मैं लगा दे रहा हूं i cap plus y and y is what? This is u sin theta times of t minus का half g t square j cap. और ये जो निकल कर आया है दोस्तों, this is the position vector at time t when any particle is thrown at angle of theta. ओके, ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं भी इस तरह से पोजीशन, और अगर वेलोसिटी का यूज हो तो यहां से अपन करेंगे, जैसे थीटा निकालना हो कभी तो ज्यादातर कभी कभी केस में ये वाला तो बहुत बार आएगा, ध्यान रखना इस चीज को. ओके, तो यहां तक तो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट अपन देख लिए ताकि यूज करने वाले हैं आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अभी तक बात चल रहा था कि दो पार्टिकल को कुछ इस तरह से फेंका जाए कि दोनों का एंगल का जो सम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, बोले तो 90 डिग्री आ जाए. तो दोनों के बीच में अपन देख लिए कि रेंज में क्या रिलेशन है, तो रेंज तो इक्वल आ गए. रेंज अगर इक्वल आते हैं तो रेंज पे एक और चीज मैं आपको बहुत खास है मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ इस तरह से पार्टिकल का, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इस तरह से पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है दे रखा है, पार्टिकल का जो भी ट्रेजेक्ट्री है, अगर मुझे पता चल जाए कि एक पार्टिकल ऐसा है और सर दूसरा जो पार्टिकल है कुछ ऐसा है, दूसरा पार्टिकल सर कुछ ऐसा फेंका गया है किसी एंगल पे, ओके, ऐसा है किसी एंगल पे थ्रो करा गया है, राइट, कि एंगल दोनों का एक का θ1 और सर दूसरा का जो एंगल है दैट इज θ2, और θ1 और θ2 90 डिग्री पे है. ये बात पहले से मालूम है, ओके, कि सर दे आर थ्रोन एट θ1 एंड θ2 कुछ इस तरह से कि दोनों का समेशन 90 डिग्री है, बोले तो θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट. नाउ तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि दिस इज एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज वाई एक्सिस, ओके, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि θ1 है ना वो 45 डिग्री माइनस का अल्फा है, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं θ1 को, और θ2 को रिप्लेस कर दूं, ऐसे ही θ1 को रिप्लेस कर दे रहा हूं मैं 45 डिग्री माइनस अल्फा से. अच्छा, क्यों ऐसा कर रहा हूं आप देखना, ध्यान से समझना, पता चलेगा आपको. और यहाँ पे 45 डिग्री प्लस अल्फा से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसको रिप्रेजेंट करने से क्या होगा सर, तो यहाँ ऐसा होगा कि अगर मैं θ1 में 45 डिग्री माइनस का अल्फा रख दूं और θ2 में अगर 45 डिग्री प्लस का अल्फा रख दूं तो दोनों सेम आने वाले हैं. देख लो, इसका मतलब 45 डिग्री दोनों ऐड होकर क्या आएगा, 90 डिग्री बना देगा, बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा, ये बात ध्यान रखना. ओके, अच्छा, इसका मतलब θ1 θ2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 45 डिग्री माइनस अल्फा और 45 डिग्री प्लस अल्फा. मतलब सर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सर कि वैसे मैं इसको यहां से इस तरह से पार्टीशन कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा से दिख सके, राइट. इसको आप सर ऐसे लिख सकते हो कि जो θ1 θ2 दिख रहा है इट इज नथिंग, θ1 है 45 डिग्री माइनस का अल्फा, तो इसको थ्रो करा गया है, जो आप ग्रीन वाला दिख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन. और जो सेकेंड पार्टिकल है ना, जो सेकेंड पार्टिकल है ए वाला, ओके, सेकेंड पार्टिकल देख लो आप, यहां से यहां जो थ्रो करा गया इस पार्टिकल को, दैट इज 45 डिग्री प्लस का अल्फा.
इसका मतलब सर जो थीटा 1 थीटा 2 है उसको 45 डिग्री माइनस अल्फा और 45 डिग्री प्लस अल्फा लिखा जा सकता है। तो सर जब इस एंगल को रखूंगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो सर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आना चाहिए। सर हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से सेम आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, देख लेते हैं। तो हियर अगर मैं 44 थीटा 1 जो कि 45 डिग्री माइनस का अल्फा है, इससे अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज R1 कैलकुलेट करूं तो सर R1 हॉरिजॉन्टल रेंज होता ही क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड थीटा इज थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस का अल्फा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, सो R1 कैन बी रिटन एज u स्क्वायर साइन 45 इंटू 2 90 डिग्री हो जाएगा सर, माइनस का 2 अल्फा हो जाना है सर अपॉन जी। तो सर R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर, ओके, u स्क्वायर साइन 90 माइनस समथिंग, आपको पता है 90 यहां पे होता है, इसमें कुछ घट रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 90 पे चेंज, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपको डायरेक्ट भी पता होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, 10 से पढ़ते आ रहे होगे आप। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज 2 अल्फा, सो यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। ए तो निकल के आया R1। नाउ अब R2 देख लो यहीं पे, है ना। नाउ अगर मैं बात करूं R2 का, है ना, तो R2 कैन बी रिटन एज R2, ध्यान से सुनना, R2 के लिए मुझे पता है कि मैं थीटा 2 को चूज करने वाला हूं और वहां पे थीटा 2 क्या है, 45 डिग्री प्लस का अल्फा है, राइट। सो R2 कैन बी कैलकुलेटेड एज u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज व्हाट, थीटा इज थीटा 2 एंड थीटा 2 इज 45 डिग्री प्लस अल्फा अपॉन जी। सो R2 can be written as u square sin 90 डिग्री 45 इंटू 2 90 डिग्री और प्लस का 2 अल्फा अपॉन का g होने वाला है एंड R2 इज इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों u स्क्वायर साइन 90 में कुछ जुट रहा है, आपको पता है 90 यहाँ पे होता है, कुछ जुटेगा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पे चेंज किस में होता है, कॉस में होता है, थीटा की जगह पे 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा हो गया अपॉन जी हो गया। आप देख रहे होंगे ये दोनों इक्वल ही है, सो मैं बोल सकता हूं कि R1 जो है R2 के इक्वल है और ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। ध्यान रखना आप, u स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी होने वाला है। तो ये तो आप समझ गए कि किस तरह से थीटा 1 थीटा 2 के जगह पे क्वेश्चन में 45 डिग्री प्लस अल्फा 45 डिग्री माइनस अल्फा के हिसाब से भी आपको दिया जा सकता है और आप उस तरह से यूज करके भी निकाल सकते हैं। और वहां भी आप देखेंगे रेंज तो इक्वल ही आने वाला, कभी जरूरत पड़ेगा तो रेंज निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इक्वल भी है, ये भी बात समझ में आ गया सर। ओके, नाउ अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से मैंने सपोज करा था, देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो हाइट था पार्टिकल 1 का, पार्टिकल 2 का, टाइम ऑफ फ्लाइट जो था T1 एंड T2, सबका अब अलग अलग तरह से यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना आप। ओके, मैं इसी फिगर को ले ही लेता हूँ, खैर इसी फिगर को मैं ले लेता हूँ, देखो चलो भाई। ओके, अगर मैं बोलूं कि इस तरह से मेरे पास चलो है, बहुत ज्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं, आप हाँ देख लेना, समझ जाओ, मैं इसे हटा दे रहा हूं फिलहाल। ओके तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं इस सारे के बीच में रिलेशंस। तो सबसे पहले किसके बीच का रिलेशन देख लूं मैं, टाइम T1 एंड T2 के बीच में, या मैं लिख दे रहा हूं रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T1 T2 क्या है आपको तो पता ही होगा, है ना। T1 T2 है दो पार्टिकल को अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करा गया है
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, थीटा 1 थीटा 2 दोनों ऐड करने पर 90 डिग्री होंगे। तो पहला पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 है and time of flight of second particle is t2, then what is the relation between t1 and t2, what is the ratio and what is the product, वही चीज अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके नाउ तो यहाँ पे आप देखो हियर ध्यान से देखना, क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आप पूरे सीरीज में अच्छे से बने रहना, पूरा एक एक लेक्चर को अटेंड करें, आप अच्छे से पूरा लेक्चर देखें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को एनहेंस करें, क्वेश्चंस लगाएं, मॉड्यूल का क्वेश्चंस लगाएं, किसी भी कोचिंग का आप एलएन का ले सकते हैं, रेजोनेंस का ले सकते हैं, वाइब्रेंट एकेडमी का ले सकते हैं, करियर विल अभी नया नया लॉन्च हो रखा है, पीडब्ल्यू, किसी का भी मॉड्यूल उठा कर लगा लो, सारे क्वेश्चंस लगेंगे। अगर नहीं क्वेश्चंस होंगे तो आपको पता ही है ऑफिस का नंबर नहीं है तो चाणक्य एकेडमी जपला सर्च करके ऑफिस का नंबर निकाल सकते हैं आप। वैसे मैंने और भी लेक्चर में कभी कभी नंबर भी दिया है, आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं और उसका आपका सोल्यूशन मिलेगा, पूरा टीम आपका हेल्प करेगा। ओके अगर आप जपला के आसपास के हैं तो फिर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एक एक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बोर्ड एज वेल एज जेईई या फिर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इवन बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपन प्रिपरेशन कराते हैं, पॉलिटेक्निक का है ना, आकांक्षा 40, एनटीएससी, एनडीए, किसी भी इस तरह के लेवल का जो भी एग्जामिनेशन है तो अपन सारे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराते हैं। आप चाणक्य एकेडमी आए, यहाँ से जुड़े और अच्छा रिजल्ट दीजिए, आप भी खुश रहिए, पूरा टीम भी आपका है ना फोटो लगाएगा सब जगह और सारे लोग खुश रहेंगे, पूरा मार्केटिंग करेंगे लोग। खैर पढ़े और रिजल्ट दे और अपना भविष्य जो है बेहतर बनाए। यहाँ देखते हैं अपन, अब अगर मैं बात करूं यहाँ की सर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 में क्या रिलेशन है, सारे रिलेशंस को अपन देखने वाले हैं। तो यार सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट t1 आपको पता ही है कि सर, पहले तो मैं बता दे रहा हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g होता है, 2u sin थीटा अपॉन g होता है, आपको पता ही है। मैंने आते आते सबसे पहले तो रिकैप ही कराया था, रिकैप में सारा फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, इट इज 2u sin थीटा अपॉन g। ओके नाउ चलो आगे अपन देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल 1 के लिए, सो अगर मैं t1 कैलकुलेट करूं तो t1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2u sin, बस थीटा की जगह पे सर थीटा 1 रख दो, हाँ जी सर, अपॉन g हो जाएगा। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 आ गया, एक तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 आ गया सर। ओके बढ़िया सर, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 आ चुका है और सर एक जो t1 आ गया और एक सर t2 अगर मैं निकालूंगा तो t2 क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा 2 अपॉन g, 2u sin थीटा 2 अपॉन g। एक और टाइम निकल कर आ गया सर सेकेंड पार्टिकल के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आया सर, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया t2 जो कि है 2u sin थीटा 2 अपॉन g। और मुझे एक बात मालूम है यहाँ पे कि सर दोनों पार्टिकल को ऐसा फेंका गया है कि मुझे पता है कि सिंस दोनों पार्टिकल का जो एंगल है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ऐड करने पे 90 डिग्री तो आएगा सर। तो यहाँ से थीटा 1 या थीटा 2 दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का थीटा 1, ऐसा मैं कर सकता हूं सर। ओके सो तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना t1 अपॉन t2 दोनों पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर मैं रेशियो निकालूं t1 अपॉन t2, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, t1 अपॉन t2 अगर कैलकुलेट करूं तो t1 क्या है, 2u sin थीटा 1 अपॉन g है, और t2 क्या है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो आपको पता है t1 में t2 से डिवाइड मैंने करा, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज करते रहो, है ना, आपको पता है, अभी मैंने बताया भी था कुछ देर पहले, अपॉन 2u sin थीटा 2। ओके सर ये g से g तो कैंसिल हो जाएगा सर, 2u से 2u भी गया, काम खत्म। ओके तो सर यहाँ पे अगर आप देखो सर दिस t1
अपॉन T2 कैन बी रिटन एज, सर साइन थीटा 1 है, ओके सर, अपॉन साइन थीटा 2 है। अच्छा, तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, साइन थीटा 1, सर मैं ऐसे लिख दूं क्या, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, एंड सर थीटा 2 कैन बी रिटन एज ना 90 डिग्री माइनस थीटा 1, यस, तो दिस कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा 1। तो सर यहां से अगर मैं T1 अपॉन T2 कैलकुलेट करूं, तो सर T1 अपॉन T2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, दिस इज साइन थीटा 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा 1 विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा 1, ध्यान रखना दिस इज tan थीटा 1, tan थीटा 1। तो याद रखना, अगर मैं T1 अपॉन T2 लिखूं तो ये तो आने वाला है tan थीटा 1, या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर tan एंड थीटा 1 इज इक्वल टू, भी तो लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा 2, tan थीटा 1 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा 2। अच्छा हाँ सर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, तो cot थीटा 2 हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसे हो गया सर कि अगर अगर T1 अपॉन T2 लिखने वाले हो, देखना रिजल्ट में लिख रहा हूं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो अगर आप लिखने वाले हैं, तो थीटा 1 अगर आप लेते हैं, थीटा 1 अगर लेते हैं तो आपको tan थीटा 1 लिखना होगा, और अगर आप थीटा 2 चूज करेंगे तो cot लेना होगा, तो cot थीटा 2 लिखना होगा। भाई बात ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप tan थीटा ले रहे हैं तो याद रखना, tan थीटा लेंगे तो थीटा 1 लेना होगा, अगर आप थीटा 2 ले रहे हैं यानी cot ले रहे हैं तो थीटा 2 लेना होगा। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन टू पार्टिकल्स आर थ्रोन विद एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, मैं अब यू बोले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर फेंका गया है दोस्तों, तो दोनों का टाइम का फ्लाइट का जो रेशियो आने वाला है कुछ ऐसा आने वाला है। अच्छा, अगर मैं दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दूं, यहां तो मैंने क्या निकाला, रेशियो निकाला था किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का, दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कब, है ना, when angle of projection of two particle is at कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर फेंका जाए तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आने वाला है दैट इज tan थीटा 1 या फिर cot थीटा 2। अब प्रोडक्ट देखते हैं भाई, ओके, इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई डाउट वाउट आने वाला है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ही 1 and 2। सो अगर मैं लिखूं कि प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2 में लिख दे रहा हूं, है ना, तो T1 T2 का प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाने वाला है कि सर T1 into T2 इज इक्वल टू T1 into T2 इज इक्वल टू, तो सर T1 है क्या, T1 क्या है, तो सर 2u sin थीटा 1 अपॉन जी है, ओके, सर T1 क्या है, दिस इज 2u, सॉरी देख लो आप, T1 क्या है, 2u sin थीटा 1 अपॉन जी, ओके, 2u है 2u sin थीटा 1 अपॉन जी। T2 क्या है, 2u sin थीटा 2 अपॉन जी है, ओके।
इसका मतलब अगर T1 इंटू T2 मैं लिखूं, T1 इंटू T2 लिखूं, तो यहां से आप देख सकते हो, आप ठीक से देखो तो पता चलेगा सर 2 2 जा तो 4 हो जाएगा। ओके सर, यू यू मिलके सर यू स्क्वायर बन जाएगा, नीचे सर जी जी मिलके जी स्क्वायर बनने वाला है। अच्छा, साइन थीटा 1 है सर, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं साइन थीटा 1। ओके सर, ओके, और साइन थीटा 2 है सर, तो साइन थीटा 2 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस का थीटा 1। ओके, 90 डिग्री माइनस का थीटा 1, राइट। तो सर अगर मैं बोलूं कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, सर यहाँ पे क्या हो गया सर, देख लो 4u स्क्वायर, ओके सर, साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो इट इज रिटन एज कॉस थीटा 1 अपॉन जी स्क्वायर। अच्छा, बहुत लोग को डाउट होगा कि सर ये निकाली क्यों रहे, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। भाई जब क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ। दो पार्टिकल आपको फेंक देंगे और दोनों का सब कुछ प्रोडक्ट दे दिया, या फिर ये बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है निकालना पड़ जाए, वैसे अलग अलग, या फिर प्रोडक्ट निकालना पड़ जाए, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट एक लाइन में 10 सेकंड में आप आंसर दे पाओगे, है ना। वहां आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। चलो देखो आगे, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर, मैं इसमें से 2 लिखा हूं, 2 अभी है, u स्क्वायर लिख दिया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइन 2 थीटा की जगह पे थीटा 1 है अपॉन जी स्क्वायर। ओके, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी स्क्वायर। ओके, अगर आप यहाँ इसको और फर्दर देखोगे तो क्या पता चलने वाला है, देखो जरा ठीक से देखो, तो अगर मैं लिखूं यू स्क्वायर, यहाँ पे देखना जरा, अगर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी अगर मैं ले लूं तो ठीक से देखो, यहाँ पे है ना, मैंने रेंज का बताया था R1। ओके, यहाँ पे ओके, R1 इज व्हाट, R1 इज, ये तो अल्फा के फॉर्म में है, और मैंने R1 R2 कैलकुलेट कराया है अलग अलग, कहाँ पे है, ओके, दिस इज R1 इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ध्यान रखना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप ठीक से देखो इसमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी रहेगा, तो वहां पे मैं R1 भी लिख सकता हूं। एक तो आप ऐसे लिख लो, दूसरा और क्या लिख सकते हो, T1 ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा और लिख सकते हो कि सर T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, देखना जरा, एक तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 साइन 2, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे 2 थीटा 1 की जगह पे मैं लिख दूं 90 डिग्री माइनस का थीटा 2 अपॉन जी, तो क्या कुछ खास नहीं आने वाला है, कुछ खास तो नहीं आने वाला है ना, क्या मिलने वाला है सर, तो सर इसको ऐसे लिख दो ना, 2u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2 अपॉन जी। तो सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन, अच्छा यहाँ पे जरा देखना, साइन 180 माइनस थीटा, तो सर 180 यहाँ पे होता है, कुछ घट रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, साइन का साइन ही रह गया, और थीटा के जगह पे 2 थीटा 2 हो गया अपॉन जी, है ना। तो आप देख लो जरा, यहाँ था 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी स्क्वायर, सॉरी एक चीज छूट गया, स्क्वायर होना है, स्क्वायर होगा मेरे भाई, ओके स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कुछ करा नहीं मैंने, तो यहाँ पे आप थीटा 1 रखो या थीटा 2 रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है, प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है। तो अगर रेंज की बात करें, और दोनों का रेंज सेम है, इसीलिए सेम आया भी है ना, रेंज सेम है, क्योंकि यहाँ पे R2 लिख दो या R1 लिख दो, रेंज के टर्म में एक ही बात होगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको, और फर्दर आगे लिख दे रहा हूं, आपको याद एक ही रखना है, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। तो T1
इंटू T2 इज इक्वल टू 2 हो गया, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, यहाँ दो जी है, एक जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है, रेंज होता है। यू स्क्वायर साइन, देख लो यहाँ पे रेंज अगर R1 लिखूं, क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी। अगर मैं ऐसे लिखूं तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को मैं लिख दे रहा हूं R1, तो R1 बटा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हो। ये तो खैर टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच का रिलेशन, प्रोडक्ट तो सिर्फ यही आया है, ओके, प्रोडक्ट तो सिर्फ यही है। और अगर प्रोडक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच का प्रोडक्ट और उसके रेंज के बीच में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R1 अपॉन जी लिखिए, या 2R2 अपॉन जी लिखिए, एक ही बात है, एक ही बात है ना भाई, एक ही बात है। ओके, तो मेरे भाई अगर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच का रिलेशन है, तो यहाँ से भी आप ऐसे ही खैर यहाँ भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट अगर दिया हो, रेंज पूछे तो सोचो कितना आसानी से निकलेगा। प्रोडक्ट दिया हो, रेंज पूछे, एक लाइन में निकल जाएगा। प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट लिख लो, जी ले जाओ, 2 से डिवाइड करो, रेंज निकल जाएगा। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो, इसका जो मैक्सिमम हाइट था H1 और H2 पे बात कर लेते हैं अपन। ओके, H1 एंड H2, मैं फिर से इसी फिगर को आगे फर्दर यूज कर रहा हूं। चलो, मैंने क्लोनिंग कर लिया एंड मूव टू पेज नंबर हियर। एक मिनट, ओ ओके, दिस इज हियर एंड मैं इसे हटा दे रहा हूं। नाउ दिस इज T2, टाइम T1 T2 लगा है, हाइट जो भी है। यहाँ पे मैं रिलेशन देखने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2, जो इसका मैक्सिमम हाइट था, है ना, H मैक्स माने H1 और H मैक्स है ना, ध्यान रखना, H मैक्स मैं लिखा नहीं है, H मैक्स 1 H मैक्स, तो H1 H2 मैंने लिख दिया। तो आपको पता है कि सिंस जो मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको पता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए मैं रिकैप भी करा दिया हूं, है ना। H मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो भाई H मैक्स का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, H1 एंड H2। नाउ या मैं लिख दे रहा हूं, सो H मैक्स बोले तो 1 क्या हो जाएगा सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, ये तो सर H1 हो गया। ओके, बढ़िया सर, H1 तो मैं निकाल लिया सर, H1 तो मैं निकाल ही लिया सर। H2 बता दो, H2 बता दो सर। ओके, लो मेरे भाई, H2 देख लो, H2 इज इक्वल टू व्हाट, H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं थीटा 2। हाँ जी सर, बिल्कुल, अपॉन 2g। ओके ओके, अच्छा सर, एक चीज तो और मालूम है कि H2 तो आपने निकाल दिया, H2 तो सर आपने निकाल दिया। सर थोड़ा फ्रेम में लगा दो सर, अच्छा लगेगा। लो, मैंने फ्रेम में लगा दिया। अब मुझे सर ये भी तो पता है कि थीटा 1 और थीटा 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम सर 90 डिग्री होता है। तो यहां से थीटा 1 थीटा 2 जिसको मैंने यूज कर लूंगा, है ना। तो मैं सर H2 को ऐसा लिख दूं क्या कि यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सर थीटा 2 को मैं 90 डिग्री माइनस थीटा 1 लिख सकता हूं। 90 डिग्री माइनस का थीटा 1 लिख दिया मैंने, और अपॉन सर 2g है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। H2 को और क्या लिखोगे, बोला यू स्क्वायर सर साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट सर, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको ये बात मालूम है ना कि साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर,
दोनों सेम चीज है। तो सर साइन स्क्वायर यहाँ साइड कर लो, अभी साइन 91 थीटा इज व्हाट कॉस थीटा, एन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो साइन स्क्वायर 91 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2z, सर हो गया h2। तो जब भी जरूरत पड़ेगा कॉस के टर्म में h1 को, एक मिनट यहाँ पे थीटा 2, हाँ थीटा 1 के टर्म में मैंने ऐसे लिख दिया, बढ़िया सर। अच्छा सर थीटा 1 के टर्म में क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो साइन कॉस का रिलेशंस बना पाऊं, इसीलिए यहाँ थीटा 2 था थीटा 1, फिर वैसे ही लंबा आपको याद रखना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं थीटा 2 को थीटा 1 में चेंज कर दे रहा हूं, या फिर थीटा 1 को थीटा 2 में आप चेंज करके बनाए, बात बराबर होगा। ओके नाउ अब करना क्या है जी, अब करना क्या है, अब दोनों को डिवाइड कर दो, यानी सर पहला पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट दूसरे पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट से डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2z, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा सर, पलट जाएगा, तो पलटेगा तो 2g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। 2g तो सर गया, 2g ने 2g को मार दिया, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को मार दिया, बच का गया मेरे भाई, बचा क्या? अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो बहुत कुछ बचा है ना। तो यार आप बने रहो, पूरा लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा, है ना। जेई लेवल तक एक एक चीज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, और जेई को फोड़ कर रख देंगे, एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम एग्जाम में फोड़ कर रख देना है। मेरे साथ बने रहो, अच्छे से एक एक सिलेबस आराम से कंप्लीट करेंगे अपन। चलो आगे देखते हैं। तो h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा 1, और नीचे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, साइन अपॉन थीटा इज tan थीटा, थीटा 1 तो थीटा 1 है, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दूंगा, यानी सर tan थीटा 1 का स्क्वायर करो, या फिर मैं ऐसे लिख दूं क्या कि tan स्क्वायर थीटा 1। हाँ सर बढ़िया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर सजा दो सर इसको, लो मैंने बोला सजा देते हैं, सजा देते हैं, ऐसे सज गया। ओके सर क्या इसको कॉट में भी चेंज कर सकते हैं? उन्होंने हाँ यार कॉट में चेंज किया जा सकता है, ऐसे लिख लो ना, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 1 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा 2, है ना। तो सर देख लो ना, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, पहले थीटा 2 में मिलेगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा 2 हो गया। अच्छा ऐसा क्या सर? मैंने बोला हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके अब देखो जरा, अगर आप यहाँ पे अगर थीटा 1 के फॉर्म में कॉट लगाते तब भी लगा सकते थे, देखो कैसे, यहाँ पे अगर लगाना चाहते यहाँ भी आप tan लगा सकते हैं, है ना। दोनों केस में बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, फिलहाल मैं तो बोलूंगा इतना याद रखो काफी है, लेकिन अगर tan को चेंज करोगे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा 1 लिखना होगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ पे tan लिखना होगा तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 2। ध्यान रखना, मैं हमेशा आपको यही बताऊंगा, यही एडवाइस दूंगा कि h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 1 याद रखना, बस बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। रेशियो में इतना काफी है, रेशियो में इतना काफी है। क्या है? रेशियो है किस चीज का? रेशियो है h1 एंड h2 का, जो कि tan स्क्वायर थीटा 1 आया है। ओके अब प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका, है ना जी, प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, स्वाहा, खत्म नाउ। तो नाउ अब क्या करने वाले हैं ना, प्रोडक्ट देखने वाले अपन। तो प्रोडक्ट किस चीज का भाई? दोनों पार्टिकल को सर जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करा था ना सर, तो उसका जो सर मैक्सिमम हाइट आया था ना, उसी सर मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो सर प्रोडक्ट क्या होगा?
तो देख लो ना मेरे भाई, H1 इंटू H2 इज इक्वल टू, अब देख लो H1 है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2z। तो H1 क्या है बोलो सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2z है सर। ओके, इनटू H2 क्या है, तो सर H2 है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। देख लो ना, देख लो ना, H2 यू कहाँ गया, H2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा 2 था, H2 थीटा 2/2z, थीटा 2/2g। ओके सर। अच्छा अब देख लो सर, अब देख लो H1 इंटू H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सर क्या कर सकते हो आप, सर थीटा 1 या थीटा 2 दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। अब तो सर याद हो गया कि थीटा 2 या थीटा 1 को चेंज करना है, कर लो। क्या लिखेंगे, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1 लिखेंगे सर। आप भी सर एकदम मजाक कर देते हो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा 1 इतना सिंपल किसको नहीं मालूम है ना, कि यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एंड थीटा 2 इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा 1 अपॉन 2z इंटू 2z। चलो एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं, 2z इंटू 2z। हाँ जी समझ गए। तो जरा देखो H1 इंटू H2 इज इक्वल टू, क्या करने वाले हैं पर, देख लो जरा यहां पे देख लो, यू स्क्वायर तो चलो है ही, है ना। इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूं, तो मैं इसको फिलहाल लिख रहा हूं, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2z। ओके, ओके सर, एंड दिस इज यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज फॉर कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/2z, कुछ ऐसा है ना। अब देखना जरा क्या करने वाले हैं अपन, क्या करने वाले हैं देखना। तो यहां पे जो H1 एंड H2 का जो प्रोडक्ट निकल कर आने वाला है, आप जरा ठीक से देखें। अब तो थीटा 1 में चेंज हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा को अपन साइन 2 थीटा के टर्म में भी लिखा जा सकता है। ऐसे देखना जरा, अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो जरा क्या होने वाला है। यहाँ पे एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूँ, H1 इंटू H2 इज इक्वल टू, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, याद रखना। और यू स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होकर यू टू द पावर 4 बन ही जाएगा, खैर उसकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ 2, है ना। एक काम कर दे रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर को फिलहाल एक और जगह लिख दे रहा हूँ ऐसे, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, और यहाँ पे देख लो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 है। अच्छा मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 और स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर से लिख दे रहा हूँ साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 का स्क्वायर। देख लो 2 का स्क्वायर जो मैं 4 लिखा था, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर मैं नीचे भी 4 से डिवाइड करने वाला हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दिया। 2g अभी है, ध्यान रखना, 2g अभी है, हाँ जी। तो 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से डिवाइड करा, ऊपर देखो 2 2 4 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 भी आ जाएगा। ऐसा क्यों करा आपने सर, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है ना। सो H1 इंटू H2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, ओके, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा इंटू, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो फिलहाल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि सर ये वाला तो u के पावर 4 है, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो u के पावर 4 बन जाना है, u है ये पावर 4 है, और यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो तो साइन 2 थीटा बन रहा है, दिस इज साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा बनेगा। तो सर साइन 2 थीटा का स्क्वायर है सर, साइन 2 थीटा का स्क्वायर है सर, और अपॉन क्या है अपॉन में, तो सर अपॉन में तो
2 2 जा 4g और एक और 4g, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 4g है। हालांकि 2g आप लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अब क्या कर सकते हैं, देखना जरा, देखना ठीक से। मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी 4g स्क्वायर है, 4g स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, 4 तो है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जानी है। ओके, और जी मिलके सर जी स्क्वायर हो जानी है। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं कि h1 इंटू h2 इज इक्वल टू u का पावर 4 है। ओके, तो u के पावर 4 मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, u टू द पावर 4 हो गया। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि सर u स्क्वायर और ऊपर है साइन 2 थीटा 1 का टोटल स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। मैं यहाँ 4 4 जा 16 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या चीज, जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर हो गया। ओके, ओके जी। अब यहाँ पे देख लो आप, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। एक काम कर ले रहा हूँ मैं, 1/16 को ऐसे लिख दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं लिखूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, दोनों का स्क्वायर है तो मैं एक साथ ऐसे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो h1 इंटू h2 इज इक्वल टू 1/16 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या होता है, रेंज होता है क्या, देखना जरा, रेंज का फॉर्मूला यही होता है क्या, रेंज का फॉर्मूला मैंने यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना, रेंज में लिख सकता हूँ। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी है। इसके जगह पे मैं रेंज r1 लिख दे रहा हूँ और इसका क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो h1 इंटू h2 निकल कर आया है, दिस इज r1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ध्यान रखना यही होगा क्या सर, रेंज है और नीचे 4 लिख दिया तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या सर यहाँ पे, या फिर मैं लिख दूं h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, 1/16 था। ओके, और यहाँ थीटा 2 के जगह पे अगर मैं लिख दूं यू स्क्वायर साइन थीटा 1 पे 90 माइनस थीटा 2 लिखेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा 2 हो जाएगा, और बटा में जी, और सब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे h1 इंटू h2 इज इक्वल टू 1/16 इंटू क्या आने वाला है देखो, तो 180 माइनस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 ही रहेगा, बटा में जी, इसका स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ से h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल रेंज 2 है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज 2 का स्क्वायर और बटा 16 है तो 4, इसका मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायर टोटल। तो आप रेंज 1 का स्क्वायर अपन 4 लिखे या रेंज 2 का स्क्वायर अपन 4 लिखे, रेंज तो बराबर ही था, है ना। इतना काम नहीं अगर करोगे, इतना काम अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि सिंस r1 r2 के बराबर है, सो यहाँ पे h1 इंटू h2 इज इक्वल टू r2 अपॉन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर करना है तो फिर करो, है ना, लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मुझे पता चल गया कि जो मैक्सिमम हाइट था, सो मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आया, रेशियो जो आया, सबसे पहले यहाँ तो प्रोडक्ट निकाला अपन, रेशियो क्या आया था, रेशियो तो यहाँ पे आया है सर, रेशियो जो आया था जाके tan थीटा 1 था ना, tan थीटा 1 का स्क्वायर, हाँ, तो रेशियो जो आया था दैट इज, मैं शॉर्ट में सबसे लिख दे रहा हूँ कि tan स्क्वायर थीटा 1 है, एंड जो प्रोडक्ट आया है h1 और h2 का, प्रोडक्ट जो आया है h1 और h2 का, ये क्या हो जाएगा, रेंज r1 r2 कुछ भी लिखो अपॉन 4 का स्क्वायर लिख लो आप, है ना। टाइम का जो रेशियो आया है
तो याद रखना, उसमें भी मैंने बताया था टाइम का रेशियो में कि अगर आप θ1 चूज करते हो, θ1 चूज करते हो तो रेशियो में tan, अगर θ1 चूज करोगे तो tan लेना है, ध्यान रहे θ1 चूज करोगे तो tan लेना है, एक ही आप याद रखो, तो tan θ1 हो जाएगा। ओके, और इसकी मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो आप देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, 2 इंटू हॉरिजेंटल रेंज अपॉन जी, T1 T2 2 इंटू हॉरिजेंटल रेंज अपॉन जी था। ओके, 2 इंटू हॉरिजेंटल रेंज अपॉन जी। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू हॉरिजेंटल रेंज अपॉन जी। आपने इतना सारा आज का क्लास में कवर कर लिया है, तो ध्यान रहे आप इस चीज को थोड़ा कंप्लीट कर लेना। बाकी इसके बाद जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जितना चीज अभी पढ़ाया मैंने सारे से कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन ले आऊं, जितना भी ला सकूं। ढेर सारा क्वेश्चन ले आएंगे इस पे। क्वेश्चंस के बाद मैं फिर आगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है, जिसमें मैं एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ाने वाला हूँ, इंक्लाइनेशन एंड प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइन, कुछ एंगल पे, कुछ ऐसा वाला कि अगर एक इस तरह से पार्टिकल को फेंका जाए, ऐसे आता है, तब भाई किस तरह से अपन काम करने वाले हैं, है ना। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सारा आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से आई होप देखे होंगे ठीक ठाक से। जो चीज समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तभी कमेंट करें। जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट करें, मैं पूरा कोशिश करूंगा, मेरी पूरी टीम आप कोशिश करेगी कि पूरा एक एक हर चैप्टर में जो भी आपको दिक्कत हो, हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया जाए और आपकी समस्या को दूर किया जाए। तो थैंक यू एवरीवन। देखते रहिए चाणक्य एकेडमी के चैनल, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।